Hello, students. Welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and today we are going to learn about hydrotherapy. This is a lecture for students who are doing physiotherapy. Now, what do we understand hydrotherapy? What do we mean by hydrotherapy? As the name suggests, hydrotherapy basically means a therapy using water. Hydro का मतलब होता है water, तो it is some therapy जिसमें हम water का use करेंगे to provide rehabilitation to the patient. अब नाउ बिफोर वी मूव इनटू द एक्चुअल टॉपिक के हाइड्रोथेरेपी में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या थेरेपी देते हैं, किस तरह की एक्सरसाइज होती हैं, ये सब के पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हाइड्रोथेरेपी के पीछे फिजिक्स क्या है, या एक्वेटिक थेरेपी जिसको हम कहते हैं, उसके पीछे क्या फिजिक्स है, क्या लॉजिक है, किस वजह से, कैसे वो वाटर हमें हेल्प करता है। जब हमें ये समझ में आता है तो हम एक बेटर ट्रीटमेंट मोडालिटी प्लान कर सकते हैं हर पेशेंट के हिसाब से, है ना। तो now, physics of hydrotherapy itself is divided into two lectures for this series. इसमें से first part, we are going to talk about the physical and chemical properties of water. How the physical and chemical properties of water affect the different modalities. कैसे अलग-अलग aspects जो होते हैं, वो अलग-अलग patients में therapy में different होंगे, right? So, the first thing we are going to learn about here is the relative density या specific gravity. Now, what do you mean by relative density या specific gravity क्या होता है? अब पहले एक चीज तो समझिए कि साइंस में मेजॉरिटी हम जब भी कोई बात करते हैं, कोई टर्म यूज करते हैं, तो हम उसमें एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, है ना। फिजिक्स में हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि कोई एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से आप दूसरी चीजों का कंपेयर करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि वो उसके रिलेशन में कैसा है। दैट इज बाय द टर्म रिलेटिव, है ना। रिलेटिव इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, राइट। नाउ relative density basically means the comparative density of that particular substance to the density of water. कि वाटर की डेंसिटी के हिसाब से इस सब्सटेंस की डेंसिटी क्या है, उसके हिसाब से उसकी, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, अनदर वर्ड फॉर इट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, नाउ अब इन हाइड्रोथेरेपी द सब्सटेंस हियर बेसिकली इज द ह्यूमन बॉडी, या तो ह्यूमन बॉडी कह लो या कोई पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, कोई एक्सट्रीमिटी हो सकता है, हैंड है, हो सकता है लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, तो दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द substance in this particular scenario. Okay, the specific gravity of pure water is 1, whereas the specific gravity of a human body with lungs in it, which have air in it, right, has a specific gravity of 0.974. ओके जी, हमें समझ में आ गया जी कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो है कि बॉडी की डेंसिटी एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। तो व्हाट, हाउ डज दैट हेल्प इन हाइड्रोथेरेपी? अब हाइड्रोथेरेपी में पॉइंट ये होता है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी डिसाइड करती है कि कोई भी चीज वो पानी में तैरेगी या डूबेगी, ठीक है। तो now if a body has an extremity of the body has a specific gravity of less than 1, it will, that is 1 क्या है, specific gravity of water. तो अगर उसकी specific gravity water की specific gravity से कम है तो it will have a tendency to float. If the specific gravity is more than 1, then it will have a tendency to sink down. ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट आ गया। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ जाता है ऑफ लीन बॉडी मास। व्हाट इज लीन बॉडी मास? आपने शायद पहले सुना भी होगा। लीन बॉडी मास बेसिकली इन सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे तो यू कैन से द बॉडी वेट माइनस द फैट वेट ऑफ द बॉडी, फैट कंटेंट जो है बॉडी का। तो बॉडी में से अगर आप फैट कंटेंट को निकाल दोगे, जो बचेगा वो लीन बॉडी मास होता है, ठीक है। नाउ अभी ये भी हमें ऑब्वियसली पता है, नेचुरली मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में fat content is more than that of males, right? Therefore, the average male body has a greater lean body mass and therefore a greater relative density than that of female body. Okay? तो एक फीमेल बॉडी है जिसका लीन बॉडी मास कम है, फैट कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो थोड़ा कम होगा। मेल बॉडी है जिसमें लीन बॉडी मास ज्यादा है, फैट कंटेंट कम है, इसलिए उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगा, ठीक है। अब हमें समझ आ गया जी कि हाँ भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगा तो वो फ्लोट करेगा, 1 से ज्यादा होगा तो वो सिंक करेगा। तो हम उस फिजियोथेरेपी में कैसे यूज करेंगे? पहली चीज, ये हमें हेल्प करेगा टू डिटरमाइन कि जो पेशेंट है या बॉडी का पार्ट है ये सिंकर है कि फ्लोटर है, ये तरेगा या ये डूबेगा, ये हमें इससे समझ में आएगा। ओके, सेकेंडली हम उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि हमें पेशेंट को कोई फ्लोटेशन डिवाइस देनी है कि नहीं।
या कौन सी फ्लोटेशन डिवाइस देनी है। और फ्लोटेशन डिवाइस मतलब क्या? पहली चीज, फ्लोटेशन डिवाइस इज एनी डिवाइस विच इज हेल्पिंग द पेशेंट टू फ्लोट। जैसे अगर हम वाटर पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे हमें ट्यूब्स मिलती है, फ्लोट्स मिलते हैं। अगर कोई स्विमिंग करने सीखने जाता है तो उसे आर्म गार्ड्स मिलते हैं, किसी को हेड गार्ड मिलता है ना, विच इज बेसिकली यू कैन से वॉट एयर फिल्ड बलून, राइट? So that is a float that is going to assist in floating. तो कौन सी फ्लोटेशन डिवाइस देनी है किस पेशेंट को, ये हम इसकी वजह से हम प्लान कर पाएंगे। अब द थर्ड पॉइंट, इन सब में ठीक है, हमें समझ आया कि ये सिंकर है, फ्लोटर है, ये देखना है कौन सा फ्लोटेशन डिवाइस देना है, ठीक है। कब देना है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को मिक्स करके कि हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं जिनमें पेशेंट की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो अगर हमें इस चीज की नॉलेज ही नहीं होगी तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमने क्या गलत कर दिया, राइट? तो कैसे? लेट्स टेक टू सिनेरियोज। फर्स्ट सिनेरियो में आप समझिए कि कोई पेशेंट है जिसको मे बी स्विमिंग नहीं आती है या उसको मिनिमल सी स्विमिंग आती है, उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से ही हैज अ टेंडेंसी टू सिंक। अब आपने उसको एक डीप साइड ऑफ पूल में डाल दिया, आपने उसको कोई फ्लोटेशन डिवाइस नहीं दी। ऑलरेडी वो एक सिंकर है, उसको आपने फ्लोटेशन डिवाइस नहीं दी, उसकी स्विमिंग स्किल्स मिनिमल या नहीं है, तो क्या होगा? पहली चीज सब जन बोलेंगे कि पेशेंट डूब जाएगा। डेफिनेटली दैट इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर कि पेशेंट डूब सकता है। अब अगर वो डूबे ना भी तो क्या होगा? उसे वो अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, है ना। उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे टिका रहूं, अपनी पोजीशन बनाए रखूं, डूब ना जाऊं। तो अभी आपको ये भी समझना है कि हम फिजियोथेरेपी किसके लिए कर रहे हैं। हम बेसिकली फिजियोथेरेपी कर रहे हैं उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, कोई स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं। अब उनका वो बॉडी पार्ट ऑलरेडी हैज लेस स्ट्रेंथ, हैज इज ऑलरेडी वीक, है ना। अब उस वीक बॉडी पार्ट में हम और एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? इट विल नॉट हेल्प द पेशेंट, इट इज इनफैक्ट गोइंग टू बी डिटीरियरेटिंग टू द पेशेंट। तो इसीलिए ये पार्ट को हमने कंसिडर करना है। अब सेकेंड सिनेरियो ले लीजिए। हमने बोला कि भाई कोई पेशेंट है, उसकी टेंडेंसी है टू फ्लोट, ओके। उसको आपने एक और फ्लोटेशन डिवाइस दे दी। भाई किसी ने बोला था कि सिंक नहीं होना चाहिए पेशेंट, तो फ्लोटेशन डिवाइस दे ही देते हैं, है ना। तो फ्लोटेशन डिवाइस दे दी, ऑलरेडी वो उसकी टेंडेंसी बॉडी की फ्लोट करने के लिए है। तो क्या होगा उस सिनेरियो में? अगेन द सेम, याद करिए, अगर आप कभी वाटर पार्क में जाते हैं तो आपको अगर वो फ्लोट दिया जाए, तो अगर आप उस पर बैठने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो आप डोलते हैं पहले, है ना। आपको एक बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है कि कंट्रोल गेन करने के लिए कि हाँ भी इसको मुझे कंट्रोल करना है, मुझे अपनी पोजीशन बनानी है। सेम विल हैपन विद द पेशेंट। उसे वाटर में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तो अगेन क्या हो रहा है? सेम सिनेरियो कि पेशेंट की एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रही है, तो द होल पर्पस ऑफ दिस थेरेपी इज गोइंग वेस्ट। कि एक्चुअल पर्पस जो हम चाहते हैं कि हाइड्रोथेरेपी हमें हेल्प करे, पेशेंट को असिस्ट करे इन द होल प्रोसेस, इन द मूवमेंट्स, इन द एक्सरसाइजेस, वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए knowledge of specific gravity और relative density is important to understand कि पेशेंट सिंकर है, फ्लोटर है, क्या है, पेशेंट कैसा है, उसके साथ आपको किस तरह की फ्लोटेशन डिवाइस देने की जरूरत है, राइट? देन वी कम टू द सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज buoyancy. Now what is buoyancy? Buoyancy में हमें एक बात आती है अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ हु वाज आर्किमिडीज? आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था। थोड़ा सा टेंजेंशियली जाए तो आर्किमिडीज ने क्या किया? वो जी एक बार पानी के टब में गया। तो जब वो पानी के टब में गया, उसने ये नोटिस किया कि जब मैं पानी के टब के अंदर गया हूं तो देर इज सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो बाहर स्पिल हो गया, डिस्प्लेस हुआ, राइट? तो उसने फिजिक्स में कैलकुलेशन करके ये फॉर्मूला कह लो या ये प्रिंसिपल निकाला कि जब कोई भी बॉडी या उसका पार्ट इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में कोई रेस्ट पे फ्लूइड है उसमें आप बॉडी पार्ट को इमर्स करते हैं, तो द बॉडी विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट, एक फोर्स फील होएगा बॉडी को। दैट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड। कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसके हिसाब से उसको वो बॉयंसी फोर्स मिलेगी। तो जो अपवर्ड थ्रस्ट है दैट इज द बॉयंसी फोर्स। सो बॉयंसी is defined as the upward thrust that is acting in the opposite direction of gravity. अब देखो यहाँ पे again one more thing we need to know कि हमें सबको पता है कि ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन दी इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। बॉयंसी फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। इनसाइड वाटर द बॉयंसी फोर्स
that is acting is, this is the level of water, है ना. तो the buoyancy force is acting in the opposite direction. Buoyancy is always an upward thrust. बॉडी को पानी की वजह से ऊपर की तरफ थ्रस्ट मिलता है, ठीक है. That is the natural tendency that body, that the water is giving you to float in water. Okay. Now, if the specific gravity is less than 1, there will be a tendency to float. Also, if the upward thrust exerted by water on that is greater than the weight of the fluid that is displaced, the patient will have a tendency to float. Okay. Ab, buoyancy can help in assisting, resisting या supporting the movement that you're going to do underwater. तो जो एक्सट्रीमिटी मूव कर रही है वो उसको असिस्ट भी कर सकता है, रेजिस्ट भी कर सकता है एंड सपोर्ट भी कर सकता है. तो buoyancy can help in different ways in grading the activity that you're going to provide to the patient underwater. ठीक है. We will learn about that in a while. Now, before we actually go into the different movement, कि कौन सा movement assist करेगा, कौन सा movement resist करेगा, इसको समझने के लिए हमें पहले बेसिकली buoyancy कैसे आ रही है ये समझने की जरूरत है. थोड़ा बहुत फिजिक्स समझने की जरूरत है. अब यहाँ पे पहली चीज एक भी रेस्ट अश्योर्ड कि ये डायग्राम्स बनाना, ये फोर्स दिखाना, वेक्टर्स दिखाना, डायरेक्शंस दिखाना, ये आपको नहीं करना है. एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाएगी. लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है for you to be able to understand that what is being taught or what are we trying to tell you about. कि इस सारे पॉइंट में buoyancy क्या है और वो कैसे एक्ट करती है, ये समझने के लिए ये मैंने आप यहाँ पे ये जो स्लाइड्स है ये इसीलिए ऐड करी है. ठीक है. अब पहली चीज आप ये समझिए कि हम इस स्लाइड में बात कर रहे हैं अबाउट द एबडक्शन ऑफ द हिप. एबडक्शन मतलब आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द हिप जॉइंट, राइट. हिप जॉइंट जो है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में जा रही है, राइट. सॉरी, द लिम्ब इज मूविंग फ्रॉम द वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. यू हैव डिफरेंट पिक्चर्स जो डिफरेंट पोजिशंस ऑफ लिम्ब बता रहे हैं, L1, L2 एंड L3. दीज आर द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द लिम्ब. तो अगर एक बॉडी पैर ऐसे है, ये हिप जॉइंट है, तो वो हिप जॉइंट से मूव होते 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 हॉरिजॉन्टल हो रहा है. ठीक है. दिस इज द मूवमेंट दैट हैज बीन शोन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. तो अभी इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको समझने की जरूरत है. देखिए यहाँ पे एक मैंने आपको बताया कि दिस इज द मूवमेंट दैट हैज बीन शोन, दैट इज बेसिकली वी आर शोइंग द मूवमेंट ऑफ दिस लिम्ब इन दिस डायरेक्शन, राइट. ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, राइट. अब यहाँ पे एक चीज हमें पता है कि देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ buoyancy. जो हमने बोला था फोर्स ऑफ buoyancy क्या था, अपवर्ड थ्रस्ट. तो वो एक अपवर्ड थ्रस्ट हर पोजीशन में है, इस पोजीशन में भी है, इसमें भी है, हर पोजीशन में देयर इज एन अपवर्ड थ्रस्ट, राइट. ओके. नाउ तो हमें समझ में आ गया कि एक लिम्ब वर्टिकल है और वो धीरे धीरे हम उसे हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हमें क्या क्या पॉइंट समझने की जरूरत है. वन इज द पॉइंट पी. पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी इज बेसिकली द मोमेंट ऑफ buoyancy. एक पॉइंट जहां से हम buoyancy के फोर्स को कह रहे हैं कि buoyancy का फोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. दैट इज पॉइंट पी. दैट इज द हिप जॉइंट जहां से मूवमेंट हो रही है, द टर्निंग पॉइंट, द पॉइंट ऑफ टर्निंग. जैसे अगर ये है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं ये हैंड को ऐसे मूव कर रही हूँ, तो ये हैंड की मूवमेंट किस पॉइंट पे हो रही है? इस रिस्ट जॉइंट पे. तो द रिस्ट जॉइंट विल बी पॉइंट पी इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट दैट आई एम शोइंग यू, राइट. वैसे ही इन दिस डायग्राम द पॉइंट पी इज द हिप जॉइंट, राइट. अब then there is moment of buoyancy. Now before moment of buoyancy, let's understand what is center of buoyancy. अब देखो, कभी भी हम बात करते हैं about any kind of force, तो हम बोलते हैं कि the force is exerted on the body. Ideally, obviously, it's exerted at all points of the body. जैसे हम gravity बोलते हैं, तो gravity सिर पे भी एक्ट कर रही है, limbs पे भी एक्ट कर रही है, पैरों पे एक्ट कर रही है, हर जगह पे एक्ट कर रही है. लेकिन जब हम उसकी फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं, we always talk about the center of gravity. हम एक पॉइंट पकड़ते हैं इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, विच फ्रॉम वेयर वी आर सेइंग दैट द वेक्टर क्वांटिटी इज एक्टिंग. ठीक है. तो उस पॉइंट पे एक्सर्ट हो रहा है मैक्सिमम फोर्स, हम ऐसे बोल रहे हैं. तो हम उसी तरह से हम बात करते हैं अबाउट सेंटर ऑफ buoyancy. कि पूरी लिम्ब में अगर ये लिम्ब की लेंथ है, तो लिम्ब की लेंथ का जो लिम्ब का सेंटर होगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ buoyancy. सिंपल. जो लिम्ब की लेंथ है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ buoyancy. तो इससे इस सिनेरियो में व्हाट इज द सेंटर ऑफ buoyancy? अगर हम हिप जॉइंट की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ buoyancy कहां पे आएगी?
hip joint में center of buoyancy will be at for the lower limb, the center of buoyancy will be at the level of the knee joint because that is the center, right? तो lower limb के लिए center of buoyancy is basically the knee joint. Okay? तो आपको समझ में आ गया कि एक पॉइंट है जहां से बॉडी टर्न हो रही है, मूवमेंट हो रही है, जिस पॉइंट से मूवमेंट हो रही है, दैट पॉइंट इज बेसिकली द hip joint. Then there is a center of buoyancy that in for lower limb is basically the knee joint because that is the center of the limb. ठीक है? तो हमें सेंटर ऑफ बॉयंसी समझ में आ गई, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स समझ में आ गया. अब हम समझ रहे हैं मोमेंट ऑफ बॉयंसी कि बॉयंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. एक होता है कि जो वाटर फोर्स दे रहा है, दैट इज एफ, दैट इज अ फोर्स ऑफ बॉयंसी पर से. ठीक है, कि वाटर की वजह से जो फोर्स आपको जो थ्रस्ट मिल रहा है दैट इज एफ, जो मैंने आपको एरोज में दिखाया है, ब्लैक एरोज में, दैट इज एफ. So that is one point. The other thing that decides the total force that is acting will be the distance of the center of buoyancy to that of the limb in vertical position. अगर limb vertical position में है, जो blue line है, अगर limb vertical position में है, blue line, ठीक है, तो जो center of buoyancy से उसका क्या distance होएगा, that distance is d. देखिए ये सेंटर ऑफ बॉयंसी है, यहां से जो पी से लाइन निकल रही है, इससे जो परपेंडिकुलर बनेगा इस पॉइंट से, दैट इज डी. ओके, सो डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल लाइन थ्रू पी, दैट इज द पॉइंट अबाउट विच द टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉयंसी इज बीइंग एक्सर्टेड. ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप नोट करेंगे तो हर लिम्ब की पोजीशन के लिए, जैसे जैसे लिम्ब हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, डी जो है वो चेंज हो रहा है, फोर्स जो है वो सेम रहेगी, फोर्स ऑफ बॉयंसी तो वही पानी है ना, तो फोर्स सेम ही रहेगा, लेकिन डी चेंज हो रहा है. तो जब डी चेंज हो रहा है तो क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी, दैट इज द टोटल फोर्स दैट इज गोइंग टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी, इज गोइंग टू चेंज. तो जैसे डी इंक्रीज होगा तो टोटल फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट? सिंपल है ना, एफ अगर डी इंक्रीज हो रहा है तो एफ इंटू डी भी इंक्रीज होएगा. सिमिलर, इसीलिए जैसे जैसे लिम्ब जो है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजिशन में जाती है, वैसे वैसे the effect of buoyancy is going to increase. Okay, I hope it is clear. So what you are understanding is the longer the distance, the greater the turning effect or the moment of force on the limb. The longer the distance मतलब the longer d जितना बड़ा होगा उतना effect of turning effect या moment of force, moment of buoyancy will be more. Okay, this part is important. जो ये purple में है, this is actually what you need to know for your exam point of view. Okay, but this physics you need to understand to be able to apply this therapy is in your therapy. Buoyancy के effect को अपनी therapy में utilize करने के लिए आपको ये concept को समझना पड़ेगा कि why it is happening that way. Because जो center of buoyancy है वो जैसे जैसे limb horizontal होती जाती है, center of buoyancy from the moment of force उसका distance बढ़ता जाता है. जब वो distance बढ़ता जाएगा तो total force exerted on the body is going to increase. So the total buoyancy force is going to increase. Thus, as the limb moves closer to the surface of water toward a horizontal position, the effect of buoyancy becomes greater. जैसे जैसे limb horizontal हो जाएगी, effect of buoyancy increase होता जाएगा. ठीक है? It's clear? This is the important concept. It's important to understand this. तो अगर आपको नहीं भी समझ आएगा, go back and start it over again from this slide so that you actually understand this concept. एक बार ये concept समझ में आ गया तो फिर it's much more easier to understand how to use it. Okay? तो ये हो गया एक नॉर्मल लिम्ब के लिए. अब हमने क्या बोला था कि लिम्ब में पूरी लिम्ब की सेंटर में सेंटर ऑफ बॉयंसी होती है, उससे आप कैलकुलेट करते हो कि डी का क्या डिस्टेंस आ रहा है उस सेंटर ऑफ बॉयंसी से. तो अगर लिम्ब की लेंथ चेंज होगी तो सेंटर ऑफ बॉयंसी भी की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, राइट? सो अगर हम सपोज अभी इसी लिम्ब को अगर हम फ्लेक्स कर देते हैं, है ना, वी आर फ्लेक्सिंग द लिम्ब एट मे बी द नी जॉइंट. अब हमने इसको फ्लेक्स कर दिया जी, राइट? तो अब अगर ये फ्लेक्स हो गया तो जो नॉर्मली सेंटर ऑफ बॉयंसी इसकी यहां थी सेंटर में, अब क्योंकि ये फ्लेक्स हो गया तो लिम्ब की लेंथ ये रहेगी, इसकी सेंटर ऑफ बॉयंसी यहां आ जाएगी. तो देखो अभी एक्चुअल में लेंथ ये है लेकिन सेंटर ऑफ बॉयंसी यहां आ गई क्योंकि ये हमने फ्लेक्स कर दिया, राइट? सो दैट इज व्हाट इज बीइंग शोन इन दिस डायग्राम कि जब आप लिम्ब को फ्लेक्स करते हैं तो उससे उसकी सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है
उसका लेवल चेंज हो जाता है, ठीक है। सो सेंटर ऑफ बॉयंसी ओवर हियर मूव्स फ्रॉम द नी जॉइंट टू अ पोजिशन हायर अप, ओके। So center of buoyancy is moving a little higher up. Force is going to be again in the upward direction. The force of buoyancy is going to be same. The product of F into D is going to be different. Why? Because क्योंकि limb short होगी तो center of buoyancy ऊपर चला गया. अब ऊपर जाने से क्या होगा? Distance जो D है वो short हो जाएगा comparatively as compared to in the standing position. In the position where the limb is flexed, the length D reduces. एज कम्पेयर टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में फिर भी ज्यादा होगा, है ना। हम ये इफेक्ट नहीं चेक कर रहे हैं यहाँ पे। वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में जाओगे तो एनीवेज ज्यादा हो जाएगा, भले वो फ्लेक्स्ड है भले वो एक्सटेंडेड है, जैसे मर्जी है। जब वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जाओगे तो इफेक्ट ऑफ बॉयंसी विल बी मोर। लेकिन अगर एक लिम्ब स्ट्रेट है और एक लिम्ब फ्लेक्स्ड है तो उसमें दी फोर्स इज गोइंग टू बी लेस। तो अगर फ्लेक्शन में आप वो करते हो या उसकी शॉर्टनिंग कर देते हो लिम्ब की, फ्लेक्शन नहीं कहना चाहिए, शॉर्टनिंग कर देते हो लिम्ब की, तो उसमें द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज गोइंग टू रिड्यूस। So now since you've understood the previous slide, it's easier to understand this. क्या हो रहा है कि D जो है फ्लेक्स करने की, लिम्ब शॉर्ट करने की वजह से D की लेंथ छोटी हो जाती है। D की लेंथ छोटी हो जाएगी तो द टोटल फोर्स एक्सर्टेड छोटा हो जाएगा, इसलिए द फोर्स ऑफ बॉयंसी विल बी लेस। सो अगेन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बोले तो पर्पल थिंग, राइट, शॉर्टनिंग द लिम्ब, द लेंथ ऑफ द लीवर आर्म, है ना, जो ये लीवर है एक ना, हम इसको लीवर बोलते हैं। तो शॉर्टनिंग द लिम्ब लेंथ, इन सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले तो लिम्ब लेंथ को शॉर्ट करने से बाय एनी काइंड ऑफ मूवमेंट द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज गोइंग टू रिड्यूस, ओके। देन फिर क्या होता है अगर हम इसमें कोई फ्लोटेशन डिवाइस ऐड कर दें। अब अगर फ्लोटेशन डिवाइस ऐड करेंगे तो वो ही जो सेंटर ऑफ बॉयंसी, अगर हम सबने एंकल पे हमने फ्लोटेशन डिवाइस डाल दिया है, अब स्ट्रेट लिम्ब में center of buoyancy was at the knee joint. Now, since there is a flotation device नीचे, तो the center of buoyancy will move downward. ठीक है, because of the flotation device. तो उसका एक बैलेंस जो सेंटर है वो रिड्यूस नीचे को आ जाएगा, ठीक है। So now here if you notice in this diagram, center of buoyancy has come down below the knee joint, right? यहाँ पे knee joint है, ये नीचे आ गया यहाँ पे, काफ लेग की जगह पे दिखा रहे हैं वो उसको, है ना, बिकॉज देयर इज अ फ्लोटेशन डिवाइस प्रेजेंट। तो द सेंटर ऑफ बॉयंसी मूव्स लोअर डाउन। अब नीचे जाने से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नीचे चले गए, ऊपर जाएंगे तो डी कम हो रहा था ना, अब नीचे आएंगे तो क्या होएगा, डी बढ़ जाएगा। तो अगर हम फ्लोटेशन डिवाइस ऐड करते हैं तो उससे जो है वो डी जो है बढ़ जाता है, उसकी वजह से द टोटल फोर्स एक्सर्टेड इज गोइंग टू बिकम मोर, right? So addition of any buoyancy device. Now you understand why a flotation device or a buoyancy device helps in floating. That is because the D is increasing because of that. Center of buoyancy नीचे जाएगा इसलिए वो D बढ़े जाएगा and उसमें वो assist करेगा to float, right? So this is the whole physics behind a flotation device. ओके जी, अभी हमें समझ में आ गया कि फ्लोटेशन डिवाइस अगर लिम्ब की पोजीशन क्या है, स्ट्रेट है तो उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, अगर वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो कैसे वो बॉयंसी जो इंक्रीज हो जाती है, अगर लिम्ब की लेंथ छोटी हो जाएगी तो बॉयंसी कम हो जाएगी, अगर फ्लोटेशन डिवाइस ऐड हो जाएगा तो बॉयंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब हमें इसको फिजियोथेरेपी में कैसे यूज करना है। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी टू हैव मूवमेंट्स इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट ग्रेड्स। You can have an assist movement, you can have a support movement and you can have a resist movement. क्या मतलब है इसका? assist movement होता है जहां पे हम buoyancy के प्रिंसिपल को लेके पेशेंट के मूवमेंट को असिस्ट कर रहे हैं, buoyancy को उसे असिस्ट करने दे रहे हैं। we are letting the buoyancy effect help the patient sorry in doing the movement, right? तो अब अगर हम इस फर्स्ट पिक्चर की बात करें जहां पे लिम्ब वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरफ जा रही है, देखो ये स्ट्रेट होनी थी, अब ये यहां से इस डायरेक्शन में जा रही है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में हम इसको एबडक्शन कर रहे हैं, हिप एबडक्शन कर रहे हैं, राइट। तो जब हिप एबडक्शन हो रही है
सॉरी, उससे क्या हो रहा है, हम क्या कह रहे थे कि जब वर्टिकल होती है और जैसे जैसे लिम्ब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो बॉयंसी इफेक्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? तो दिस मूवमेंट of hip abduction is in the same direction as that of buoyancy. So this is in the same direction that of buoyancy, right? So once it's in the same direction of that of buoyancy, it is going to be an assist movement. The buoyancy will assist in that movement. वो उसको और easy बना देगा because वो उसी direction में force है. जिस direction में आप जाना चाहते हो उसी direction में वो force भी जा रही है, तो वो easy हो जाएगा. Then we come to the support movement. Support movement में क्या हो रहा है? In this last picture, that the patient is on the surface of water. अब वो surface of water पे रह के so what is happening in the last slide, last picture, कि एक support movement है कि patient is on the surface of water. Now वो surface of water पे surface of water में ही horizontal movement कर रहा है. अगर ये उसके पैर है, वो लेटा हुआ है और वो ऐसी movement कर रहा है. Abduction, same movement, abduction ही हो रही है. But it is occurring where? It is occurring on the surface of water. तो क्या होगा? दिस विल बी जस्ट अ सपोर्ट मूवमेंट. ये एक्चुअल में बॉयंसी पूरी तरह से हेल्प नहीं कर रही, बट एक बॉयंट फोर्स तो है ही है ना, तो वो उसको असिस्ट भी नहीं, इसको सपोर्ट कर रहा है, यू कैन से. ओके, इट्स नॉट अ टोटल असिस्टेंस. असिस्टेंस होता है टोटल हेल्प करना. फर्स्ट पिक्चर में वो हेल्प कर रहा था, अब इस पिक्चर में क्या हो रहा है? ये डायरेक्शन इस साइड को जा रही है, ये डायरेक्शन इस साइड को जा रही है, राइट? तो इट इज अकरिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इट इज मूविंग, तो इट इज गिविंग एन अ सपोर्ट मूवमेंट. अब थर्ड पिक्चर में सेंटर वाला पिक्चर जो है उसमें आ जाओ. इसमें क्या है? ये हैंड अपर लिम की मूवमेंट दिखा रहा है. ये एबडक्शन है, ये एडक्शन है. अब हमें पता है कि जो हमारी मूवमेंट है इस पिक्चर में, मतलब ये हैंड को नीचे लेके आ रहा है, अपर लिम को ये नीचे को ला रहा है टूवर्ड्स क्लोज टू द बॉडी, एडक्शन. लेकिन बॉयंसी फोर्स कहाँ है? अब देखो, इस पिक्चर में हमें पता है कि हमारी बॉयंसी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में. इस पिक्चर में पता है कि नीचे से ऊपर आ रही है, तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट दे रहा है. इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि बॉयंसी मूवमेंट इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो पेशेंट कर रहा है. उससे क्या होएगा? उससे पेशेंट को एक रेजिस्टेंस मिलेगी, उसे थोड़ा जोर लगेगा वो मूवमेंट करने में. अभी माइंडेड देखो, हम आम अगर सोचेंगे तो हमें लगेगा यार कितना की फर्क होगा इसमें, लेकिन यू आर टॉकिंग ऑफ अ पेशेंट हु इज ऑलरेडी हैविंग अ वीक लिम्ब बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिजीज प्रोसेस या एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी. कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, कोई ऑपरेटिव पार्ट हुआ है, कोई स्केलेटल डिसऑर्डर है ना, उसकी वजह से उसकी लिम्ब ऑलरेडी वीक है. हम उसको ये थेरेपी दे रहे हैं टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ दैट लिम्ब. तो उसके लिए ये सिंपल डिफरेंट छोटे छोटे ग्रेडेशंस विल आल्सो मेक अ डिफरेंस. तो व्हाट यू हैव टू लर्न आउट ऑफ दिस इज आल्सो कि हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द ग्रेड. इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो, आप असिस्ट मूवमेंट पे स्टार्ट करते हो. जब पेशेंट असिस्ट मूवमेंट इजीली कर पाएगा तो आप उसको सपोर्ट मूवमेंट पे लेके आएंगे. जब वो सपोर्ट मूवमेंट भी अच्छे से कर पाएगा तब आप उसको रेजिस्ट मूवमेंट पे लाएंगे. अगर आप पहले ही उसको रेजिस्ट पे लेके आएंगे तो वो पेशेंट शायद कर नहीं पाए, शायद वो फटीग हो जाए उससे, शायद उसे स्ट्रेन पड़ जाए. ठीक है, तो यू हैव टू थिंक एंड डू. तो आपको बॉयंसी पता होगी तो ही आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी मूवमेंट से शुरू करना है, राइट? सो दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बॉयंसी. नाउ बॉयंसी इन सब के अलावा अपार्ट फ्रॉम द रेजिस्ट, असिस्ट, रेजिस्ट एंड सपोर्ट मूवमेंट क्या और करता है? Another concept that buoyancy helps in is that buoyancy will help in joint loading. देखो, अभी कभी भी जब पेशेंट खड़ा होता है, कोई भी खड़ा होता है, तो देर इज अ वेट बेयरिंग ऑन द लिम, लोअर लिम पे वेट बेयरिंग आती है ना. तो जॉइंट्स वो वेट को बेयर कर रहे होते हैं. अब जब हम जमीन पे खड़े हैं तो वो वेट जो है हमारे जॉइंट्स पे ही आ रहा है. जब पानी के अंदर आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ बॉयंसी, वो जॉइंट के ऊपर जितना प्रेशर पड़ेगा बिकॉज ऑफ द standing or because of the movement or because of the exercise, वो pressure reduces. तो इसीलिए it becomes easier to perform the same movement in water as compared to on land. तो patient ज्यादा comfortable रहेगा. It will also be more safer because उसको एक assist support भी मिल रही है पानी से. And it is going to be easily quantifiable. Easily quantifiable मतलब आप धीरे धीरे उसका लोड जो है easily increase कर पाओगे.
गेटिंग माई पॉइंट कि आप शुरुआत में उसको असिस्ट मोड कराते हो, असिस्ट से फिर आप सपोर्ट मोड पे आते हो, फिर आप रेजिस्ट मोड पे आते हो। जब वो ये तीनों कर पाएगा फिर आप उसको लैंड पे वही मूवमेंट कराएंगे, तो वो मूवमेंट ज्यादा बेटर कर पाएगा। दैट विल बी अ स्टिल हायर ग्रेड। ठीक है, तो buoyancy also plays a significant role in the progression of weight bearing status in water. It is more comfortable, safer, and more easily quantifiable than any technique used for clinically determining weight bearing status on land. ठीक है, कि लैंड पे यही चीज कराने से वाटर में कराने में इट बिकम्स इजियर बिकॉज ऑफ buoyancy itself. Now, so we understood what is specific gravity, we understood a lot of physics about buoyancy. अब हमारे on the next and the third point, that is the hydrostatic pressure. अब what is hydrostatic pressure? नाम से समझ जाता है, हाइड्रो मतलब पानी है ना, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो वाटर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उस लिम्ब पे या उस बॉडी पे। तो यहाँ पे आ जाता है पैस्कल्स लॉ। पैस्कल्स लॉ क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट फॉर अ गिवन डेप्थ ऑफ वाटर, एक लेवल से वाटर लेवल के नीचे कितना डेप्थ है, एक डेप्थ ऑफ वाटर पे जो प्रेशर एक बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी सेम ऑन ऑल सर्फेसेस ऑफ द बॉडी। ओके, सो एट एनी गिवन डेप्थ द प्रेशर फ्रॉम अ लिक्विड is exerted equally on all surfaces of the immersed object. Now, hydrostatic pressure जो है, it is also directly proportional to the depth of water. जितना डीप होगा पानी में उतना ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट होगा उस लिम्ब पे। ओके, अब यहाँ पे वन व्हाट आई शुड से value that you need to know about is the hydrostatic pressure in water. Okay, for every 1 foot of water, the water will exert a hydrostatic pressure of 22 mm of mercury, 22.4 mm of mercury. So हर 1 foot के लिए 22.4 mm of mercury exert होगा। अगर 2 foot deep है तो 44.8 mm of mercury हो जाएगा, इंटू 2 कर दोगे आप, समझे? So that way every foot is going to provide a pressure of 22.4 mm of mercury of hydrostatic pressure. Clear? ओके, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी आ गया भाई, तो हम क्या करें? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो हमें कैसे हेल्प करेगा? अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वन वेरी इंपॉर्टेंटली रिड्यूसिंग इडीमा ऑफ द लिम्ब। अब आपने नोटिस किया होगा कि कई बारी क्या होता है, हमारे किसी के भी बुजुर्गों के, हमारे भी कभी पैरों पे सोज हो जाती है, कभी कोई चोट लगी होती है तो पैर पे सोज होती है। तो एक तो चलो बोला जाता है कि पैर ऊंचा रखिए, उसके अलावा एक और मोडालिटी जो जनरली डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं इज के आप पैर को गुनगुने पानी में या गर्म पानी में डुबो के रखें। तो व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। क्या होता है कि जब पानी के अंदर उस लिम्ब को डुबोया जाता है तो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस लिम्ब का इडीमा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो द प्रेशर एक्सर्टेड एट द फीट ऑफ अ पेशेंट हु इज स्टैंडिंग वर्टिकली इन वाटर इज स्लाइटली हायर देन डायस्टोलिक प्रेशर। उस टाइम पे वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है इडीमा रिड्यूस हो जाता है, वाटर जो है इट मूव्स बैक इनटू द सर्कुलेशन फ्रॉम द थर्ड स्पेस, इसीलिए जो इडीमा है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब अगेन दे हैव आल्सो सेड दैट ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्चुअली इज मोर देन गिविंग इवन इलास्टिक बैंडेजेस। अगर हम इलास्टिक बैंडेज अप्लाई कर देंगे लोअर लिम्ब पे तो उससे ज्यादा प्रेशर हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर 4 फुट डीप है तो दैट विल डबल द प्रेशर देन दैट ऑफ अ स्टैंडर्ड इलास्टिक बैंडेज। अब हमने क्या बोला? ऑब्वियसली पेरिफेरल एडिमा में इट इज यूजफुल, फुट और एंकल का पेरिफेरल एडिमा होगा जो बहुत कॉमन होता है इन एनी काइंड ऑफ लिम्ब सर्जरीज, इन एनी काइंड ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। इट्स वेरी कॉमन टू नोट के लोगों के लोअर लिम्ब में इडीमा होता है, तो उस इडीमा को रिड्यूस करने में ये वाटर हेल्प करेगा, राइट? सो दैट इज व्हाई हाइड्रोथेरेपी हेल्प्स इन दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स। देन इसके अलावा what else happens is that the cardiovascular system works more efficiently underwater and therefore has a significant effect on exercise parameters in aerobic water exercise. तो आप aerobic water exercise जब कराते हैं that is better than doing aerobic land exercise. मतलब aerobic exercise land पे करने के बजाय water में करना better और easier होता है। ठीक है, then there is compression on all submerged surfaces of the body by the hydrostatic pressure of water also activates the peripheral nervous system. देखो अभी कभी भी कोई warm water है या cold water है, जब आपने suppose एक लिम्ब को पानी में डुबोया है तो वो गर्म या ठंडा पानी जब आपके स्किन के सरफेस पे या बॉडी के सरफेस पे लगता है तो जो उसके पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं।
अब कई पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में नर्व एंडिंग्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस वाटर स्टिमुलेशन, बिकॉज ऑफ द कोल्डनेस और वार्मनेस और हॉटनेस ऑफ द वाटर, दीज नर्व एंडिंग्स गेट स्टिमुलेटेड। तो वो जो है सेंसरी नर्व एंडिंग्स को और स्टिमुलेट करके इट एक्ट्स एज अ थेरेपी टू दोज नर्व्स। ठीक है, तो इट विल हेल्प इन द rejuvenation, or I should say reactivation of the nervous system, right? So that is about hydrostatic pressure. Then we come to the next thing, that is viscosity, cohesion, adhesion, and surface tension. बहुत सारे terms are, but what do they mean? They're very simple. What do they mean? Now these are things which provide resistance in water. Okay, so they are a source of resistance for the movement in water. तो पहले आ गया viscosity. Viscosity क्या है? Viscosity is basically अगर ये कोई लिक्विड है, ये उसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपसी फ्रिक्शन होगा, कितना फ्रिक्शन होगा, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय विस्कोसिटी. ओके, sorry, the viscosity refers to the magnitude of internal friction among individual molecules in a liquid. Then what is cohesion? Cohesion is a force of attraction among molecules of the same liquid. ठीक है, of the same substance. दो molecules the same substance के हैं, उनके आपसी जो force of attraction होएगा, that is cohesion. अब सपोज एक कंटेनर में पानी है, तो पानी के मॉलिक्यूल और कंटेनर के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसे अगर पानी एक ग्लास में है, तो ग्लास का जो मेटल है, जो मेटल का मॉलिक्यूल है और जो पानी का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होती है एडिशन. सो एडिशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर सच एज एयर एंड वाटर. तो एयर वाटर इंटरफेस पे या वाटर ग्लास इंटरफेस पे, अलग अलग इंटरफेस पे, दो जगह पे जहां पे भी दो अलग सब्सटेंसेस मीट कर रहे हैं, उस इंटरफेस पे जो फोर्स एक्ट करता है, दैट इज द एडिशन फोर्स. फिर आ गया सरफेस टेंशन फोर्स. नाउ सरफेस टेंशन फोर्स इज बेसिकली क्रिएटेड बाय द कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस और उस प्रॉपर्टीज से. क्या होता है कि हम सरफेस ऑफ वाटर, आपने नोट किया होगा कि अगर हम कोई भी चीज बड़े ही प्यार से, कोई थोड़ी हल्की सी चीज बड़े ही प्यार से, बड़ी धीमी से अगर वाटर के सरफेस पे रखते हैं तो वो तर पड़ता है, लेकिन अगर वही हम जोर से डालेंगे तो वो डूब जाएगा, अंदर चला जाएगा, राइट? तो वो क्यों तर रहा है? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. सो इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से, अ टेंशन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अ फोर्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इसलिए उसको सरफेस टेंशन कहते हैं. तो ये जो है, ये फोर्स क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट द एयर वाटर इंटरफेस. अब ये ऑब्वियसली एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट इन वाटर. ठीक है, तो आप नोट करेंगे कि जब आप वाटर में चलते हैं या मूव करते हैं तो देर इज अ फोर्स दैट यू हैव टू एक्सर्ट, जिसके अगेंस्ट आपको जाना पड़ता है. ठीक है, तो दैट स्पेशली जब आपको लिम्ब को बाहर निकालना है और अंदर डालना है तो और फोर्स लगता है. ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज वेरियस फोर्सेस दैट यू लर्न अबाउट. नाउ हाउ इज इट हेल्पफुल? ये कैसे हमें हेल्प करेगा ये सब फोर्सेस के बारे में जानना? अब देखो, पहले तो इट विल प्रोवाइड अ ग्रेडेड प्रोग्रेशन, जो हमारा मेन एम है कि एकदम से हम हायर ग्रेड एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा पेशेंट, तो आप उसको धीरे धीरे ग्रेड को इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. सो these modifications will be based on the speed of movement, the size of the surface area of the body moving. अगर आप एक उंगली हिला रहे हो पानी में और एक पूरा बाजू हिला रहे हो, there is going to be a difference because the surface area is different, right? Then the breaking of surface tension will allow for gradual progression or regression in the intensity of an exercise. Okay? Then इसके अलावा क्या होता है? अब आप देखोगे नॉर्मली जब हम अगर पानी में चलते हैं तो हमारी मूवमेंट ऑन लैंड एंड मूवमेंट ऑन वाटर, सिंपल वॉकिंग ही अगर हम बोले, तो इज गोइंग टू बी डिफरेंट. इज गोइंग टू बी मोर स्लोअर इन वाटर बिकॉज हमें एक फोर्स के को रेजिस्ट करके जाना पड़ रहा है, राइट? एयर का रेजिस्टेंस कम होता है, वाटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. तो इसीलिए जो पेशेंट्स होते हैं वो कंपेरेटिवली स्लोअर मूवमेंट करेंगे. डेफिनेटली वाटर इज हेल्पिंग देम, बट ऑल्सो द मूवमेंट इज गोइंग टू बी कंपेरेटिवली स्लोअर. सो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी स्लोअर, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप और अच्छे से नोट कर सकते हैं कि कौन सी लिम्ब मूवमेंट गलत हो रही है, कौन सी लिम्ब मूवमेंट को करेक्ट करने की जरूरत है. कोई मूवमेंट हमने ऐसे कर दी, कोई मूवमेंट हम ऐसे कर रहे हैं, तो आप उसको बेटर असेस कर सकते हैं कि क्या मूवमेंट सही हुई, क्या सही तरह से पैर रखा गया, क्या सही फ्लेक्शन हुई, सही एक्सटेंशन हुई कि नहीं. तो दैट ऑब्जर्वेशन इज मोर इजियर अंडर वाटर. तो आप बेटर फीडबैक दे पाएंगे पेशेंट को और उसकी मूवमेंट्स बेटर इंप्रूव कर पाएंगे. ठीक है,
देन नेक्स्ट कम्स फॉर रिफ्रैक्शन. अब रिफ्रैक्शन क्या है? हमें पता है कि लाइट है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, मतलब एयर से पानी में गई, पानी से एयर में आई, प्रिज्म के थ्रू गई, है ना, हर जगह पे जब वो मूव करती है तो द लाइट रेज बेंड. Okay, so the refraction is that. Refraction is basically what? It is the bending of light rays as it passes from a more dense medium to a less dense medium. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. तो इससे क्या होगा? अब आपने अगेन नोट किया होगा, अगर सपोज आप कभी स्विमिंग पूल में गए हो या कोई अगेन वाटर पार्क में गए हो, तो आपने नोट किया होगा कि जो बंदा बाहर खड़ा है, अगर वो किसी अंदर खड़े बंदे को देखता है तो उसे ऐसे लगेगा कि उसका ऊपर का हिस्सा तो सीधा है, नीचे का हिस्सा जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना. दिस टेढ़ा मेढ़ा थिंग और डिस्टॉर्टेड थिंग इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट को देखने की जरूरत होती है, बिकॉज इसके हिसाब से आपको हो सकता है बाहर से लगे कि पेशेंट टेढ़ा है, वो सही नहीं खड़ा है, लेकिन आपको एक रिफ्रैक्शन करेक्शन अपने माइंड में लेके चलना है कि बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज द पोजिशन ऑफ द लिम्ब विल अपियर टू बी डिफरेंट. तो उसके हिसाब से आपने उसको करेक्शन करानी है. तो रिफ्रैक्शन की करेक्शन को माइंड में रखते हुए पेशेंट की मूवमेंट करेक्ट करनी है. दैट इज वाई रिफ्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट. ओके, then next comes the specific heat. Now what is specific heat? Specific heat is basically you can say कि it is the amount of heat that is required to raise the temperature of any substance. Okay, अभी water की specific heat है वो comparatively ज्यादा होती है. That is, it requires 4.18 joules per kg to change the temperature of water. Okay, अब इसका क्या फायदा है? इसका मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब ये है कि बहुत आसानी से पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता. इट टेक्स सम टाइम एंड सम एनर्जी फॉर दैट वाटर टेम्परेचर टू चेंज. तो ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज अगर हमने पानी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट किया है, तो इट विल टेक सम टाइम टिल दैट टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दैट टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर. वो पानी को ठंडा होने में समय लगेगा या वो पानी को गर्म होने में समय लगेगा, डिपेंडिंग हमने हॉट वाटर लिया है कि कोल्ड वाटर लिया है, राइट? तो सिंस इट विल टेक सम टाइम टू चेंज और इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू चेंज, तो द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ वाटर, अगर सपोज हम फॉर एग्जाम्पल वार्म वाटर की बात कर रहे हैं, तो हमने पेशेंट को वार्म वाटर में डाला है. अब वो वार्म वाटर कंपेरेटिवली लॉन्गर समय के लिए वार्म रहेगा. उस वजह से बिकॉज इट इज वाटर, इसलिए वो लॉन्गर समय तक वार्म रहे, वो लिक्विड ज्यादा समय तक वार्म रहेगा. तो इट विल बी मोर रिलेटिवली स्टेबल एट दैट टेम्परेचर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से आप अपनी जो थेरेपी है वो बेटर कर पाएंगे. क्यों? जैसे अगर सपोज वार्म वाटर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिडक्शन पेन, फॉर मसल रिलैक्सेशन, फॉर इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन. तो उसको उसको वो हेल्प करता है. तो अगर वो टेम्परेचर एक रिलेटिवली स्टेबल टेम्परेचर रहेगा, इट विल बी मोर कंफर्टेबल टू द पेशेंट टू डू दोज एक्सरसाइजेस, right? So that is how the specific heat helps. Then there is something known as thermal conductivity. Thermal conductivity क्या है? Thermal मतलब temperature related, right? Conductivity मतलब conduct करना. तो it is the ability of a substance to transfer heat. So this influences the thermal conductivity, will influence the temperature of water, which will impact the muscle relaxation, pain reduction and overall therapeutic outcomes. कि वो पानी आप पर कैसे असर कर पाएगा बिकॉज ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी. अगर वार्म है तो आपको वार्म फील होके आपके अंदर तक वो वार्म कैसे जाती है बिकॉज ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, so warm water, which is a very common in usage in aquatic therapy, helps relax muscles, reduce stiffness and increases the blood flow to the affected areas, making exercises easier and more comfortable. Okay, now water has a thermal conductivity of 0.6. Then we come to the modes of heat transfer. This is something very basic जो हमने possibly school time में भी पढ़ा होगा कि there are basically 4 modes of heat transfer. There is conduction, convection, radiation and evaporation. What is conduction? Conduction is when there is exchange of temperature or heat between two bodies because of it being in contact with each other. कि कोई है, अगर पेशेंट है जो वो टेबल पे लेटा हुआ है, तो पेशेंट की बॉडी से टेबल की बॉडी तक, है ना, जो हीट ट्रांसफर हो रही है, या टेबल से पेशेंट को जो हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज कंडक्शन, राइट? आप किसी चीज को टच करते हैं, वो गर्म लगता है, ठंडा लगता है, वो आपको कंडक्शन की वजह से लगता है. देन कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या है? इट इज द हीट ट्रांसफर बाय मास मोशन ऑफ वाटर व्हेन द हीटेड फ्लूइड इज कॉज्ड टू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट कैरिंग एनर्जी विद इट. जैसे आपने नोटिस किया होगा जब आप पानी बॉईल करते हो
तो क्या होता है, नीचे से बुलबुले ऊपर को आते हैं ना, वो बुलबुले ऊपर को क्यों आते हैं, बिकॉज वो वाटर जो है नीचे से गर्म हो के ऊपर को आ रहा है, नीचे से गर्म हो के ऊपर को आ रहा है, दैट इज कन्वेक्शन मोशन ऑफ वाटर इनसाइड द वेसल. Then we have radiation. Radiation क्या है? It is the exchange of electromagnetic energy due to difference in temperature between skin and surrounding environment. अब देखिए, हम सर्दियों में आग जलाते हैं, तो हम जब आग के पास जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है. जैसे जैसे हम दूर जाते हैं हमें कम गर्मी लगेगी, राइट? तो द मोर क्लोजर यू आर, द मोर हॉटर यू फील. व्हाई? बिकॉज दैट इज बीइंग रेडिएटेड फ्रॉम देयर. वो जो आग में से हीट निकल के एयर से क्रॉस होते होते आपके पास आ रही है, दैट इज रेडिएशन, दैट इज मूविंग थ्रू एयर. ओके. Then there is evaporation. What is evaporation? Evaporation is the loss of fluid through the surface by जैसे अगर हम साइंस में बात करेंगे या ह्यूमन बॉडी में बात करेंगे, तो वी टॉक अबाउट द लॉस ऑफ फ्लूइड बाय स्वेटिंग. जब स्वेटिंग होती है स्किन से, तो द फ्लूइड, द स्वेट इज गेट्स इवेपोरेटेड. उसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग हो जाती है. जैसे आप नोटिस करोगे कि फीवर होता है, तो फीवर होने से क्या होगा, पेशेंट को स्वेटिंग हो जाती है. स्वेटिंग होने से जो टेम्परेचर है वो फिर बाद में, एक बार आप जैसे कहते हैं हमने दवाई खाई, स्वेटिंग हुई, स्वेटिंग के बाद फिर बिल्कुल ठंडा हो गया भाई. वो बिल्कुल ठंडा क्यों हो गया, बिकॉज स्वेटिंग हुई, स्वेटिंग से इवेपोरेशन हुई और आपका हीट लॉस हुआ वहां से. सिमिलरली फीवर में आप दूसरी चीज नोट करोगे कि जब फीवर होता है किसी को, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है. स्पेशली बच्चों में बहुत इजीली आप ये नोटिस कर पाओगे कि जब फीवर होता है तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा होता है. क्यों बढ़ता है? बिकॉज दैट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू भी हमारी इवेपोरेशन हो रही है. जो रेस्पिरेशन से जो मॉइस्ट एयर बाहर निकलती है, ये उसमें वेपर्स बाहर निकलते हैं. तो एक्सलेशन के प्रोसेस में देर इज हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी. दैट इज वाई फीवर में रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है. सो दैट इज हाउ इवेपोरेशन विल हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट? सो this is all about the physical and chemical properties of water and how they help in hydrotherapy. I hope it is clear to you. It's a very important concept. Again वही बात कि ये physics समझ में आएगा तो उसकी usage समझ में आएगी, and how different movements will have different effects on the patient is what you will understand. So it's a very important lecture. See to it that you actually understand it. कोई भी confusion है, doubts है, queries हैं, please feel free to mention in the comment box below and we will respond back to it. And hope to see you in the next lecture. Till then, bye bye.